पति पत्नी का रिश्ता और विवाह भारतीय समाज में एक पवित्र बंधन है जो पति को किन्हीं अदर रिलेशन से बढ़कर एक सेक्सुअल एक्सेस में अथॉरिटी प्रोवाइड करता है अपनी पत्नी के साथ। मतलब कि पति और पत्नी के बीच में एक सेक्सुअल इंटरकोर्स को लेकर या सेक्सुअल रिलेशन को लेकर अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है। और ये मैरिज या शादी जो पवित्र बंधन है इंडियन कल्चर में, उसका एक सबसे बड़ा बेस भी है। मतलब कि उसमें इस चीज को प्राकृतिक रूप से अपनी संतति आगे बढ़ाने के लिए उसको एक्सेप्टेबल माना गया है, सामाजिक रूप से उसको बिल्कुल वैलिड माना गया है। दिस इज द मेन पॉइंट। अब एक टर्म आता है मैरिटल रेप, यानी कि शादीशुदा लाइफ में भी क्या पत्नी अपने पति के ऊपर रेप करने के आरोप लगा सकती है या उसके साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल असोल्ट होता है, किसी भी तरह का फिजिकल असोल्ट होता है जिसमें सेक्सुअल असोल्ट शामिल है, तो क्या उसे रेप की डेफिनेशन में माना जाए। आईपीसी की धारा 375 के सेक्शन 2 को देखें तो वो सेक्सुअल असोल्ट को डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में लेता है, परंतु शादीशुदा जिंदगी में या मैरिज नाम के जो इंस्टीट्यूशन है उसमें इसे रेप कंसिडर नहीं करता है। और ये कंसिडर क्यों नहीं करता है? इसको रेप कंसिडर करना चाहिए, इस एक्ट को डिलीट कर देना चाहिए। इसके लिए कई सारी जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के पास थी लंबित, जिन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इसमें आर्गुमेंट्स मांगे और सोलिसिटर जनरल के द्वारा इस पर आर्गुमेंट्स दिए गए, जिसमें उन्होंने इसी बेस को बताया है कि शादी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर अगर किसी महिला के साथ में कोई दुर्व्यवहार होता है तो उसके लिए हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस या अदर तरह के कई कानून हैं, घरेलू हिंसा के इस तरह के कानून हैं जिनके आधार पर महिला के अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी। परंतु मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन में अगर हम पति पत्नी के बीच में हुए सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप की संज्ञा दे देंगे तो उसके समाज पर बहुत दूरगामी लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होंगे, जो इस संस्था के स्थायित्व, कौन सी संस्था, शादी, मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, ये समाज में एक सुगठित समाज होने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये इस संस्था के लिए भी दूरगामी रूप में पूरे समाज के लिए घातक सिद्ध होगा। रिप्लाइड बाय द सोलिसिटर जनरल। ओके, अब बात ये आती है कि ये मुद्दा क्या हमारे लिए मेंस में, इंटरव्यूज में, प्रीलिम्स के क्वेश्चन में आ सकता है? तो यस, आईपीसी के या भारतीय दंड संहिता के जो हमारे पास में प्रावधान है उस प्रावधान को हम देखें। इसके अलावा इससे कौन से दूसरे लॉज जो कॉन्सिक्वेंसेज में आ जाते हैं या जो कंटेम्परेरी हो जाते हैं जिन्हें हमें याद होना चाहिए, उसकी बात करते हैं। कि जब सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे हैं कि हमारे पास इस तरह के मामले को हैंडल करने के लिए सफिशिएंट लॉज हैं एंड वी नीड नॉट टू इंट्रोड्यूस रेप टर्म टू डिफाइन सच असोल्टेड और सच सेक्सुअल असोल्ट्स। हमारे को यहाँ पर बलात्कार शब्द या बलात्कार के जो हार्श लॉज हैं उनको यहाँ पर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट लॉज है। तो अपने पास अपने काम की बात क्या निकलती है? एज एन एस्पिरेंट अगर हम देखें, हमारे काम की बात ये निकलती है कि वो कौन से कानून हैं, वो कौन से अदर लॉज हैं जो किसी भी तरह के सेक्सुअल असोल्ट को एक मैरिड विमेन के अधिकारों को प्रोटेक्ट करते हैं टुवर्ड्स हिज ओन हस्बैंड। और उसके पति के द्वारा भी किसी तरह का असोल्ट किया जाता है तो उससे उसको प्रोटेक्ट करने के भी क्या कोई कानून है या नहीं है। सो द लॉज एज सोलिसिटर जनरल प्रोवाइडेड इन द कोड, दीज इंक्लूडेड सेक्शन 354 assault or criminal force to women with intent to outrage her modesty, 354A sexual harassment, 354B assault or use of criminal force to women with intent to disrobe, article section 498A husband or his relative subjecting his wife to cruelty and provisions under the Protection of Women from Domestic Violence Act. Those are the acts. ये आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, या आप डिस्क्रिप्शन में फिर से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो दोज आर द एक्ट्स व्हिच आर नाउ रिलेवेंट आफ्टर दिस केस। और हाँ, अगर ये सोसाइटी में सोशल इश्यूज में मुद्दा आता है तो यहाँ पर हमारे को जो सोशल एस्पेक्ट सोलिसिटर जनरल ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेश किया है, ये हमें इसी पक्ष को साथ में लेकर चलना होगा बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने इसे कंसिडर किया है। तो हम इस चीज को नहीं बोल सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो आर्ग्यूड दैट इवन इफ अ लॉ वाज फ्रेम्ड इन द फ्यूचर, अगर कोई भविष्य में भी कानून बनाया जाता है, इट वुड हैव टू बैलेंस बिटवीन प्रोटेक्टिंग द चेरिस्ड कंसेप्ट ऑफ कंसेंट बाय अ वुमन, किसी महिला की सहमति, और जो इंस्टीट्यूशन है शादी, कन्फाइन ऑफ मैरिज विद कंपटीशन पोजीशन ऑफ द पोटेंशियल एक्यूज्ड हस्बैंड, जो उनका हस्बैंड है उसको अगर पोटेंशियल एक्यूज्ड बनाया गया है, वो किसी तरह से मुलजिम है, तो उसके बीच में एक शादी की संस्था या विवाह की संस्था और विवाह का पवित्र बंधन, और इसके साथ में अगर महिला के असहमति
के बीच में कहीं पर कंट्रोवर्सी होती है तो उनको बैलेंस करते हुए ऐसा कोई कानून बनाया जाएगा। बट जिन पिटिशनर्स ने ये जनहित याचिका लगाई थी, इज नॉट अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। द सेंटर सेड मैरिज, विवाह जो है, इज नॉट अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एज द पिटिशनर्स क्लेम। उन्होंने ये बोला था कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट संस्था नहीं है, सामाजिक कार्य है, ये एक पवित्र बंधन है। इज नॉट अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बट हैज सोशल इंप्लीकेशंस, परंतु इसके सामाजिक दूरगामी परिणाम होंगे। हम ये क्यों बोल रहे हैं और इसका एक ठोस जो एक्सपीरियंस है वो आप दहेज प्रताड़ना के झूठे केसेस में देख सकते हैं। पहले दहेज प्रताड़ना के जो केसेस लगाए जाते थे और उनमें जो भी फोल्स केसेस होते थे तो भी उनमें ऐसे ही प्रोविजन होते थे कि जैसे ही किसी महिला ने थाने में जाकर रिपोर्ट करवाई, तुरंत पुलिस चली जाएगी घर पर, उस व्यक्ति को उठाएगी, उसके परिवार वालों को जिस जिसका नाम केस में लिखा है उन सबको उठाकर ले आती थी। इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ही ये स्थितियां निकल कर आई हैं कि जब तक उन पर कोई लगाए गए दोष सिद्ध नहीं होते हैं तब तक उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सो गेटिंग दिस, इसी तरह के इंप्लीकेशंस अगर हम शादीशुदा लाइफ में सेक्सुअल इंटरकोर्स में रेप टर्म को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो किसी भी महिला की इच्छा हुई है वो कल से जाकर अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट करवा देगी और थाने में जाकर बैठ जाएगी, बोल देगी कि इन्होंने मेरा रेप किया था कल रात। और ये इस सामाजिक ढांचे के लिए, सामाजिक ताने बाने के लिए नेगेटिव होगा। गेटिंग द होल पॉइंट, दिस इज द होल इशू। इससे रिलेवेंट क्या मेंस में क्वेश्चन बन सकता है जो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हैव अ गुड डे।